हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। आज मैं जो आप लोगों के लिए टॉपिक लेके आया हूँ वो टॉपिक आपके लिए है नाइन्थ क्लास का मोशन का। नाइन्थ क्लास का मोशन है जो कि आपको नाइन्थ क्लास के फिज़िक्स में पहला चैप्टर है। ठीक है, बहुत स्टूडेंट का ये कहना था कि सर आप 11-12 का तो कॉन्सेप्ट आप बहुत ही बेटर तरीके से बताते हैं, आपके लेक्चर में रहता है। आप जो नाइन्थ क्लास में उन लोगों का ये रिक्वेस्ट है कि आप हम लोगों के लिए भी एक अच्छा लेक्चर्स तैयार करें, अच्छे तरीके से हम लोगों को भी लेक्चर प्रोवाइड करें। ठीक है, तो उन्हीं स्टूडेंट्स के लिए आज मैं ये लेक्चर लेकर के आया हूँ और इसमें जो नाइन्थ का जो सिलेबस है उसी के अकॉर्डिंग मैं आपको स्टडी करवाऊँगा। ठीक है, और जिनको बहुत ज़्यादा डीपली पढ़ने का होगा तो वो हमारे जो 11th क्लास का मोशन का जो चैप्टर होगा, हमारा जो वीडियो होगा, लेक्चर होगा, उसमें जाकर के और आप डीपली पढ़ सकते हैं। यहाँ मैं आपको बेसिकली 9th क्लास के टॉपिक के अकॉर्डिंग लेकर चलूँगा। तो चलिए पहला चैप्टर हम लोग स्टार्ट करते हैं। और मैं आप लोगों को फिर से दोबारा बोलना चाहूँगा कि जो भी हमारे स्टूडेंट हैं, माय डियर स्टूडेंट्स, ठीक है, वो हमारे चैनल को जितना ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे तो इससे मेरा भी एक मनोबल बढ़ेगा और मैं आपके लिए और अच्छे वीडियो तैयार करूँगा और अच्छा लेक्चर आपके लिए तैयार करूँगा और डिफरेंट तरीके से समझाने का कोशिश करूँगा। तो इसलिए आप लोग हमारा एक काम करेंगे, हमारे लिए भी आपकी अथॉरिटी है कि आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे चलते हैं। तो चैप्टर आपका क्लास 9, चैप्टर आपका 1 और मोशन हमारा। तो सबसे पहली बात हम लोग मोशन के बारे में समझ लेते हैं कि मोशन हम लोग किसको बोलते हैं। मोशन हम लोग डेली लाइफ में हम लोग को मोशन का बहुत सारा एग्जांपल देखने के लिए मिलता है। जैसे मान के चलिए कि सपोज दैट आप बाइक से जा रहे हैं, ठीक है, तो आप देखेंगे कि अक्सर आपको महसूस होता होगा, फील करते होंगे आप कि आपके साथ में जो ट्रीज़ है, पेड़ पौधे हैं, वो भी आपके साथ में मूव करता, ऐसा आपको फील होता। लेकिन रियल में अगर बात करेंगे आप तो रियल में पेड़ पौधा या फिर ट्रीज जो है वो मोशन नहीं करता। ठीक है, लेकिन जब आप मोशन में रहते हैं तो ये होता है। ठीक है, तो रियल बात यहाँ पे है क्या, तो ये हम लोगों के लिए डॉट का क्वेश्चन नहीं है, बल्कि साइंटिस्ट लोगों के लिए भी डॉट का क्वेश्चन था ये। ठीक है, लेकिन अब नहीं रहा, अब इस चीज़ को सॉल्व किया गया। किसके अकॉर्डिंग सॉल्व किया गया, तो इसमें हम लोग दो चीज़ को लेके चलेंगे। कोई भी बॉडी अगर हमारा मोशन में है या रेस्ट में है, वो डिपेंड करता है मेनली दो बातों पे। एक ऑब्जर्वर पे डिपेंड करेगा, दूसरा आप किस रिफरेंस में, मतलब एक बॉक्स में है या किस रिफरेंस पॉइंट को लेकर के आप किसी बॉडी को बता रहे हैं कि वो मोशन में है या फिर रेस्ट में। ठीक है, तो रेफरेंस पॉइंट वाली बात बाद में समझना हम लोगों को। पहले आप ऑब्जर्वर के अकॉर्डिंग चलें। ऑब्जर्वर का मतलब ये होता है कि जैसे मान के चलिए कि हम रोड के साइड में खड़े हैं और एक बाइक क्रॉस की, तो हमने ऑब्जर्व किया कि बाइक का मोशन, तो बाइक का क्या हो गया, पोजीशन हमारा चेंज किया। पहले कुछ टाइम पहले वो हमसे बहुत ज़्यादा फार डिस्टेंस में था, कुछ टाइम के बाद वो हमसे हमारे नियर अबाउट हो गया, तो उसके पोजीशन में चेंजिंग हुआ। क्या हुआ, बाइक के पोजीशन में चेंजिंग हुआ। ठीक है, और किसके साथ हुआ, तो टाइम के साथ में हुआ। तो जब किसी बॉडी का पोजीशन हमारा चेंज करता है, ठीक है, किसके अकॉर्डिंग, ठीक है, टाइम के साथ, और किसके रिस्पेक्ट में, तो ऑब्जर्वर, हम ऑब्जर्व करने वाले हैं। ठीक है, तो मेरे अकॉर्डिंग वो चेंज कर रहा टाइम के साथ में उसका पोजीशन। तो ऐसे फेनोमेना को या फिर इस तरीके से हम मोशन को क्या कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, कि कोई बॉडी हमारा मोशन में है। अब रेस्ट की बात करेंगे तो रेस्ट में क्या करेंगे कि कोई बॉडी का अगर पोजीशन हमारा चेंज नहीं हो रहा टाइम के साथ में, और रिस्पेक्ट हमेशा किसका लेंगे, ऑब्जर्वर का, तो उस बॉडी को हम लोग किसमें बोलेंगे, रेस्ट में होगा। तो चलिए हम लोग इसको देखते हैं रिटेन के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे आप देखेंगे ए में मोशन, ए बॉडी इज सेड टू बी इन मोशन, ठीक है, व्हेन इट्स पोजीशन चेंजेस विद टाइम के साथ में जब किसी बॉडी का पोजीशन चेंज होगा विद रिस्पेक्ट टू द ऑब्जर्वर, और रिस्पेक्ट में हमारा क्या होना चाहिए, ऑब्जर्वर होना चाहिए, जो कि मैंने आपको पहले बताया। सपोज दैट यहाँ पे मान लेते हैं एक कार है, ठीक है, और यहाँ पे आप खड़े जिसको कि हमने ऑब्जर्वर कहा। ठीक है, आप इस बॉडी को ऑब्जर्व कर रहे हैं कि ये आपके तरफ आ रहा है, तो सपोज दैट इसका पोजीशन अभी ए पॉइंट पे है, कुछ टाइम के बाद में इसका पोजीशन ये बी पॉइंट पे चला गया, तो ये यहाँ से यहाँ तक आने में कुछ ना कुछ टाइम टेक किया होगा। ठीक है, और किसके रिस्पेक्ट में ये आ रहा, डिस्टेंस जो कवर हो रहा, ये ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में डिस्टेंस हमारा कवर हो रहा है।
तो इस तरह से हमने कहा कि बॉडी इज सेड टू बी इन अ मोशंस व्हेन इट्स पोजीशन चेंजेस, पोजीशन इसका चेंज हुआ, ए से बी पॉइंट पे आया, ठीक है, और यहाँ तक आने में इसको टाइम लगा, ठीक है, और विद रिस्पेक्ट टू द ऑब्जर्वर, हमने जो टाइम का मेजर किया या बॉडी का पोजीशन जो मेजर किया तो वो किसके रिस्पेक्ट में मेजर कर रहे हैं हम लोग, ठीक है, तो ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में हम लोग मेजर कर रहे हैं। बात समझ में आ गई? तो इसको हम लोग बोलते हैं, इस तरह से हम किसी बॉडी के मोशन को डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। आप इसको राइट कर चुके होंगे और मैं थोड़ा यहाँ बड़ा बड़ा लेटर लिखूँगा इसलिए ताकि आपको पूरा का पूरा अच्छे से दिखाई दे और समझ में आए। तो राइट कर चुके होंगे। अब इसके बाद हम लोग चलते हैं रेस्ट के बारे में। ये टॉपिक नंबर फर्स्ट का ए पॉइंट था। अब बी पॉइंट में हम लोग लिखेंगे किसके बारे में, रेस्ट के बारे में, ठीक है। तो रेस्ट किसका, किसी ऑब्जेक्ट का, ठीक है। तो ये अंडरस्टूड बात है इसलिए हम यहाँ पे नहीं लिख रहे। तो रेस्ट हम लोग क्या किसको बोलेंगे, तो सिंपल बात वही बात हम लोग लिखेंगे, व्हेन, जो डिफिनेशन लिखे तो उसी के अकॉर्डिंग लिखें। ए बॉडी इज said to be in rest, said to be in rest when its position do not change with time t, या with time यहाँ पे t लिख दें, with time सीधा लिखें, with time, with respect हमने लिखा नहीं, with respect to the ऑब्जर्वर। सिंपल बात है, आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ यहाँ पे लिखेंगे डू नॉट चेंज, जैसे पहले हमने मोशन का बताया, इसमें सिर्फ बॉडी हमारा क्या होगा, चेंज नहीं करेगा, बाकी सिर्फ यहाँ पे सिर्फ डू नॉट चेंज लिखेंगे इट्स पोजीशन, बाकी सारा कुछ आपका क्या रहेगा, सेम रहेगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे अगर इसको समझना चाहेंगे, मान लीजिए एक हमारा इस तरह से कार है, ठीक है, ज़्यादा सुंदर मैं नहीं बना रहा हूँ, आपको समझ में आ रहा, ये कार ही है। यहाँ पे ऑब्जर्वर खड़ा, ऑब्जर्वर के फॉर्म में आप हो सकते हैं, कोई भी बॉडी जो कि इसको ऑब्जर्व कर रहा कि ये मोशन में है क्या है। तो अभी आप यहाँ से मान के चलिए देख रहे हैं इसको, तो अभी कार और आपके बीच का डिस्टेंस सपोज दैट 5 मीटर है। किस समय, 10:02 पे, AM लिखे, 5 मीटर का डिस्टेंस था। जब 10:10 हुआ, 10:04 पे अगर बात करेंगे तो भी इसका पोजीशन जो है पहले में 5 मीटर, सेकेंड में भी क्या रहा, 5 मीटर ही रहा। तो आप देख रहे हैं कि इस बॉडी का पोजीशन जो है टाइम के रिस्पेक्ट में, टाइम तो हमारा रिस्पेक्ट के फॉर्म, टाइम तो हमारा हमेशा क्या होगा, एक्सीड करेगा, आगे करेगा, 2 मिनट 4 मिनट जो भी होगा। तो टाइम के विद टाइम के साथ में इसका डिस्टेंस जो है वो हमारा चेंज नहीं कर रहा। 5 मीटर अभी भी था पोजीशन इसका, कार का किससे, ऑब्जर्वर से, अभी भी 5 मीटर है। 10:02 पे भी 5 मीटर था और 10:04 पे भी आपका 5 मीटर ही है ऑब्जर्वर और ऑब्जेक्ट के बीच में, ठीक है। तो यहाँ पे पोजीशन टाइम के साथ में हमारा चेंज नहीं कर रहा विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर, ठीक है। तो इस तरह से हम इसको बोलेंगे कि ये बॉडी हमारा किस में, रेस्ट में। तो यहाँ पे हम लोग किसको लेके चल रहे हैं, हमेशा हम लोग कंसीडर करके चल रहे हैं किसको, रिस्पेक्ट में लेके चल रहे हैं ऑब्जर्वर को। तो कोई भी बॉडी हमारा मोशन में है या रेस्ट में, ये डिपेंड हमेशा किस पे करेगा, ऑब्जर्वर पे करेगा, ठीक है। तो ये बात आपको पूरा समझ में आ चुका होगा, ठीक है। आप जल्दी से इसको लिख लें। देखिए, मैं थोड़ा चेक कर लिया करता हूँ कि पूरा राइटिंग आपके वीडियो में आ रहा है कि नहीं आ रहा, ठीक है।
ऐसा नहीं कि मैं लिख दिया बोर्ड से बाहर और आपको दिखाई ना दे हो, इसलिए मैं बार बार चेक कर लेता हूँ। देखिए, अब ये बात ख़त्म हो गई कि मोशन किसको बोलेंगे। मोशन आपको पूरा का पूरा समझ में आ गया। अब किसी भी चीज़ को जब हम लोग पढ़ते हैं तो फिर उसका क्या होता है, टाइप होता है। ठीक है, जैसे अभी मान के चलिए हमारा कौन सा कोरोना चल रहा, तो कोरोना का बहुत सारा टाइप होगा, आपने देखा होगा, पेपर वगैरह में पढ़ा होगा। लेकिन अभी जो फ़िलहाल चल रहा वो कोविड-19 चल रहा, जो कि स्पेशल केस चल रहा कोविड-19 का, और हमारा सभी को अफेक्ट किए हुए। ठीक है, तो इसलिए मैं आप लोगों को कहूँगा टाइम पास करें फिजिक्स के साथ, मन भी लगेगा और आपका नॉलेज भी बढ़ेगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं आगे। तो अगर हम बात करें अब मोशन की टाइप की बात करते हैं, दूसरा नंबर टॉपिक लिखेंगे, इसमें लिखेंगे हम लोग टाइप ऑफ मोशन। टाइप ऑफ मोशन, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। मोशन के टाइप की बात करते हैं तो मोशन का मेनली जो होता है हमारा 3 टाइप होगा। कितने टाइप में हम लोग बांटे हैं? फर्स्ट टाइप हमारा कौन सा होगा? रेक्टिलिनियर मोशन, इसी को हम लोग बोलते हैं ट्रांसलेटरल मोशन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? इसी को हम लोग और करके ट्रांसलेटरल लेटरल मोशन भी बोलते हैं। ठीक है, दूसरा नंबर में है हमारा कौन सा? दूसरा नंबर में है आपका सर्कुलर मोशन। ठीक है, और तीसरा नंबर में है हमारा ऑसिलेटरी मोशन। ऑसिलेटरी मोशन। हम देखिए, किसी भी चीज़ को अगर हम लोग डिवाइड करते हैं उसके टाइप्स में, तो हमेशा क्या करते हैं, उसका जो प्रॉपर्टीज होता है उस प्रॉपर्टीज़ के अकॉर्डिंग हम लोग क्या करते हैं, उसको डिफरेंट कैटेगरी में बांटते हैं। तो यहाँ जो भी चीज़ें सिंपल डिफिनेशन के अकॉर्डिंग, सिंपल प्रॉपर्टीज़ के अकॉर्डिंग मोशन को बांट दिया गया। ठीक है, अगर ट्रांसलेटरी मोशन या फिर ट्रांसलेटरल को ट्रांसलेटरी मोशन आप कर दें, ट्रांसलेटरी मोशन इसको लिख दें। ठीक है, तो ट्रांसलेटरी मोशन की बात करेंगे, सर्कुलर मोशन या रेक्टिलिनियर मोशन, ऑसिलेटरी मोशन। अब देखिए, मैंने आपको पहले कह दिया कि इस वीडियो में मैं आपको बहुत बड़े बड़े ज्ञान की बात मैं नहीं करूँगा, क्योंकि आप 9th क्लास में मैं आपको बेसिक के अकॉर्डिंग चलूँगा। जिसको बहुत ज़्यादा डीपली पढ़ना, मैंने आपको पहले ही बोल दिया वीडियो में, आप 11th का वीडियो हमारा देखें। ठीक है, अगर वहाँ की बात करेंगे तो ट्रांसलेटरी मोशन का मतलब होता है, थोड़ा सा इसको जान लें, और एक्चुअली दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है, कुछ खास डिफरेंस नहीं है। जैसे अगर मैं बात करता हूँ, इसकी बात कर रहा हूँ, ये आपको मार्कर दिखाई दे रहा है ना, तो यहाँ पे इस मोशन को पहले समझ लें। ये 3 तो आप देख ही चुके हैं, तो हम लोग एक एक करके देखते जाते हैं। आप इसे राइट डाउन करते जाएं मेरे साथ। तो 3 आपका ये हो गया कंडीशन, तो 3 में आप हम मिटा देते हैं। अब जो पहला है रेक्टिलिनियर मोशन बोलते हैं या फिर ट्रांसलेटरी मोशन। ट्रांसलेटरी मोशन का मतलब होता है, जैसे मान लेते हैं सपोज दैट एक बॉडी है हमारा, यहाँ से यहाँ तक, इसको हम क्या करते हैं, मूव करवाते हैं। मान लेते हैं इसमें व्हील लगा देते हैं या किसी भी तरह से हम इसको मूव करवाते हैं। ये बॉडी क्या हो गया कि यहाँ पे पहुँच गया, कुछ टाइम के बाद में यहाँ पहुँच गया। ठीक है, तो अगर मैं बात करूँ, ये क्या होगा कि बहुत सारा पार्टिकल से मिलके गया हो, बना हुआ है। तो अगर आप देखेंगे, अगर हम इस पोजीशन से मेजर करें तो जितने भी पार्टिकल्स इसके यहाँ पे हैं, ये सारे पार्टिकल्स जो है इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस को ट्रैवल करेगा। क्या होगा? ट्रांसलेटरी मोशन का मतलब होता है जब कोई बॉडी का हर एक पार्टिकल इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस को कवर किया होगा,
तो वैसे मोशंस को, बॉडी के उस मोशंस को हम लोग बोलते हैं ट्रांसलेटरी मोशन बोलते हैं। उसी में थोड़ा सा रेक्टिलिनियर मोशन क्या बोल देते हैं, तो ये कंडीशन जो है इक्वल डिस्टेंस में, सारे पार्टिकल्स इक्वल डिस्टेंस में, इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस जो कवर करेगा, किसी भी कंडीशन के लिए हो सकता है। लेकिन जब उसमें हम ये स्पेसिफाई कर देंगे कि स्ट्रेट लाइन पे हो, ये बॉडी हमारा कहाँ पे मूव कर रहा हो, स्ट्रेट लाइन पे मूव कर रहा हो, तो उसके लिए हम लोग रेक्टिलिनियर बना देते हैं। उसमें क्या लगा, जोड़ देते हैं, रेक्टिलिनियर जोड़ देते हैं, ठीक है। और ट्रांसलेटरी मोशन का क्या मतलब, तो हर बॉडी का हर एक पार्टिकल्स इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर करेगा। अब यहाँ से देख ले, थोड़ा सा समझ ले, थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन आप एक एक बात को अच्छे से समझते चलें। जैसे मैं यहाँ की बात करता हूँ, ये पार्टिकल्स यहाँ पे रखा हुआ, अब इस पॉइंट से यहाँ तक हमका डिस्टेंस मेजर करना, तो ये पार्टिकल कवर करके कहाँ गया होगा, यहाँ गया होगा, ठीक है। अब देख लें, तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस अगर मान के चलिए यहाँ पे 5 मीटर है, सपोज दैट ये 5 मीटर पहुँचा। अब इस पार्टिकल्स की बात करेंगे, लास्ट वाला एक ले लेते हैं, तो लास्ट वाला हमारा कहाँ पहुँचा, यहाँ पहुँचा, तो ये इतना आगे गया होगा ना, तो इसका भी डिस्टेंस इस पार्टिकल का भी कितना होगा, 5 मीटर ही डिस्टेंस कवर किया होगा। अगर टाइम यहाँ मान के चलिए 2 सेकेंड लगा, 2 सेकेंड में ये बॉडी ए पोजीशन से ये बी पे पहुँचा है, तो इसका मतलब है कि 2 सेकेंड में इसके जितने भी पार्टिकल्स हैं, जिस पार्टिकल से ये बॉडी मिलके बना हुआ है, सभी जो है इक्वल डिस्टेंस कवर किया है इक्वल टाइम में। तो 2 सेकेंड अगर हम यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं, तो 5 मीटर अगर ये पार्टिकल्स अगर कवर किया है, तो इसका लास्ट वाला पार्टिकल भी कितना करेगा, 5 मीटर ही डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। तो पार्टिकल्स क्या होगा, एक पोजीशन से दूसरे जगह ये ट्रांसफ़र हो गया, इसका पोजीशन चेंज हो गया, पूरा का पूरा पार्टिकल्स उसके एक जगह से दूसरे जगह इसका ट्रांसफ़र हो गया, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसलेटरी मोशन बोलते हैं। लेकिन अगर यही कंडीशंस जो है सिर्फ स्ट्रेट लाइन में, अब इस पूरे बॉडी को हम एक पार्टिकल्स मान लेते हैं, और इसको हम जैसे कि मान लेते हैं यहाँ पे कार का एग्जांपल देते हैं। ये कार अभी यहाँ पे था, सपोज दैट ये कार यहाँ पे है, और कुछ टाइम के बाद में ये मूव करके क्या हो गया, यहाँ पे पहुँच गया। तो ये स्ट्रेट लाइन में एक क्या हो रहा है, हमारा सिंगल पार्टिकल की तरह बिहेव कर रहा है, स्ट्रेट लाइन में ये मूव कर रहा है, तो इसलिए इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे रेक्टिलिनियर मोशन बोलेंगे। तो जब कोई बॉडी हमारा क्या होता है, स्ट्रेट लाइन पे मूव करता है, ठीक है, तो उसको रेक्टिलिनियर मोशन बोलेंगे। लेकिन अगर हम लोग डिफिनेशन उसके पार्टिकल्स के अकॉर्डिंग करते हैं, तो वो इसको हम लोग को क्या बोलते हैं, ट्रांसलेटरी मोशन। यहाँ पे भी अगर सिंगल पार्टिकल्स मान करके इसको ट्रांसफ़र कर दे स्ट्रेट लाइन पे, तो ये रेक्टिलिनियर हो जाएगा। तो दोनों का कहना सेम होता है, हमारा बात समझ में आई, चाहे वो आप रेक्टिलिनियर मोशन बोले या ट्रांसलेटरी मोशन बोलेंगे, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल आप समझ गए होंगे। तो अब हम लोग इसको राइट करना शुरू करेंगे, लिखेंगे इसमें, यहाँ से मैं लिख दे रहा हूँ, ए बॉडी इज said to be in rectilinear motion when it moves on a straight लाइन। जब ये बॉडी हमारा कहाँ मूव करेगा, स्ट्रेट लाइन पे मूव करेगा, ठीक है, तब हम लोग इसको क्या बोलेंगे, रेक्टिलिनियर मोशन बोलेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे आप लिख सकते हैं, मोशन ऑफ अ कार इन स्ट्रेट लाइन। यहाँ से आप इसको इस तरह से दिखा सकते हैं, एक बॉडी का मतलब ये हमारा क्या है, कार है, ये बॉडी कार है, ये मूव कर रहा है क्या, v वेलोसिटी से एक स्ट्रेट लाइन पे। तो इसका जो मोशन होगा, ये मोशन कौन सा कहलाएगा, रेक्टिलिनियर मोशन कहलाएगा। तो कार का मोशन कौन सा मोशन कहलाएगा, रेक्टिलिनियर मोशन कहलाएगा, ठीक है। तो आप जल्दी से इसको लिखते चले।
मैंने आपको इससे पहले भी कहा कि अगर कोई टॉपिक समझ में ना आए तो आप हमें फीडबैक में कमेंट करके लिख सकते हैं, बता सकते हैं, तो मैं आपको और बेटर तरीके से समझाने का कोशिश करूँगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसके आगे देख लेते हैं। तो रेक्टिलिनियर मोशन आपका कंप्लीट हो गया। इसके बाद मोशन का ये दूसरा जो था टाइप चल रहा था हमारा, मोशन का सेकेंड टाइप आपका कौन सा? सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन तो मैंने आपको पहले भी कहा था, उसके प्रॉपर्टीज़ के अकॉर्डिंग हम लोग डिफाइन करते हैं। तो सीधा लिखेंगे, ए बॉडी इज सेड टू बी इन सर्कुलर मोशन, ठीक है, when it moves on, ठीक है, in a circular पाथ। ठीक है, जब कोई बॉडी हमारा सर्कुलर ट्रैक पे मूव करेगा, और मोशन किसको बोलते हैं? वो टाइम के साथ में हमारा क्या, और टाइम पोजीशन चेंज हो, ये सब सारा बात क्लियर होगा। सिर्फ इसके अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ चलेंगे। ठीक है, अब इसमें एग्जांपल्स अगर लिखेंगे सर्कुलर मोशन का तो हम लोग लिख सकते हैं एग्जांपल में, जैसे आपका डोर का मोशन होता है। हाँ, इसमें एक बात और समझेंगे कि मैंने अभी नहीं बोला है लेकिन आप समझ सकते हैं। सर्कुलर मोशन जो हमेशा मूव करेगा तो एक फिक्स पॉइंट के चारों साइड ये मूव करेगा। उसका एक सेंटर होगा, जैसे मान लेते हैं ये इसका सेंटर है और इसके सराउंडिंग में ये इस तरह से क्या कर रहा है, ये मूव कर रहा। तो एक इसका क्या हो गया, सेंटर हो गया ना, ये सेंटर के चारों साइड क्या कर रहा, मूव कर रहा। तो सर्कुलर मोशन जब भी होगा तो उस बॉडी का एक पार्टिकुलर सेंटर होगा, जिस सेंटर के अकॉर्डिंग वो क्या करेगा, वो बॉडी मूव करेगा। जैसे आप यहाँ से सिंपल एग्जांपल ये भी दे सकते हैं, जैसे कि मान लेते हैं इसको हम दरवाज़ा मान लेते हैं, डोर मान लेते हैं। तो डोर को अगर मान चले यहाँ से ये पूरा का पूरा इस तरह से डोर है, तो डोर मेरा ओपन हो रहा, क्लोज हो रहा, तो एक यहाँ इसका क्या होगा, सेंटर, ये ऐसे हो गया, क्लोज हो गया, ये ऐसे हो गया, ओपन हो गया। तो ये भी क्या, कौन सा मोशन हो रहा, सर्कुलर मोशन हो रहा। ठीक है, तो यहाँ से आप लिख सकते हैं एग्जाम्पल में, डोर opened and closed या और क्लोज्ड। जब डोर को हम लोग क्या करते हैं, ओपन करते हैं, तो ये मैंने आपको पहले समझा दिया इस तरह से, ओपन करो या क्लोज करो तो ये क्या हो रहा, सर्कुलर मोशन, और एक सेंटर के अराउंड क्या कर रहा है, ये मूव कर रहा। ठीक है, तो ये आपका सर्कुलर मोशन का एग्जाम्पल हो गया। ठीक है, सेकेंड में थर्ड में लिखेंगे हम लोग, लिख लें जल्दी से। थर्ड में हम लोग चलेंगे मोशन का थर्ड टाइप और इम्पोर्टेंट, ऑसिलेटरी मोशन। ऑसिलेटरी मोशन, ठीक है, इसमें हम लोग लिखेंगे ए बॉडी इज said to be in oscillatory motion. A body is said to be in oscillatory motion when it moves to and fro to and fro a mean position। टू एंड फ्रो का मतलब होता है आगे पीछे, मीन पोजीशन का मतलब होता है जो सेंटर, जिस सेंटर के अलोंग ये क्या होगा, आगे पीछे हमारा मूव कर रहा। तो जैसे कि मान के चले एक पेंडुलम है,
उस पेंडुलम को हम लोग क्या करते हैं इस तरह से, या फिर मान चलो एक बॉक्स को बांध दिए रस्सी से और उसको ऐसे करके मारें, तो ये क्या होता है एक, या फिर आप इसका एक बेस्ट एग्जांपल ले सकते हैं कि जो घंटा वाला जो हमारा क्या होता है वॉच होता है, घंटा वॉच, उसमें क्या होता है पेंडुलम, जो वॉच का पेंडुलम होता है क्या होता है आगे पीछे मोशन करता। तो ये जो जिससे ये जुड़ा हुआ और इसके अराउंड में ये क्या कर रहा, मूव कर रहा, ठीक है। तो जब हमारा मोशन होगा एक फिक्स पॉइंट के आगे और पीछे, टू एंड फ्रो मोशन होगा बॉडी का, तो बॉडी के इस मोशन को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑसिलेटरी मोशन बोलेंगे, ठीक है। स्विंग करता, ठीक है। तो हम लोग लिख सकते हैं एग्जाम्पल में लिख सकते हैं इसका क्या, एग्जाम्पल में लिख सकते हैं swinging of simple pendulum, ठीक है। इस तरह से हम आपको एक एग्जांपल भी दिखा देते हैं आपको। ये अभी इस पोजीशन पे, कुछ टाइम के बाद में ये यहाँ पहुँचेगा, कुछ टाइम के बाद में ये यहाँ पहुँचेगा, इस तरह से ये मूव कर रहा, ये इसका क्या कहलाएगा, मीन पोजीशन कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा, इसका मीन पोजीशन कहलाएगा, ठीक है। तो जब कोई बॉडी अपनी मीन पोजीशन के अलॉन्ग क्या करेगा, ये टू एंड फ्रो मोशन करेगा आगे पीछे, तो बॉडी के इस मोशन को हम लोग क्या बोलते हैं, बॉडी के इस मोशन को हम लोग बोलते हैं ऑसिलेटरी मोशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे हम लोग, ऑसिलेटरी मोशन बोलेंगे, ठीक है। लिख चुके हैं आप, जल्दी राइट कीजिए इसको। अब आगे देखिए, अब आगे मुझे जो भी टॉपिक पढ़ना है, जैसे मान चलिए वेलोसिटी पढ़ना, स्पीड पढ़ना, ठीक है। तो ये सारे जो भी फिजिकल क्वांटिटी मोशन में हम लोग यूज करेंगे, उस क्वांटिटी को हम लोग क्या करते हैं कि दो पार्ट में बांटे हुए, ठीक है। आप लोग हमारा इस टॉपिक को, मोशन को और अच्छा समझने के लिए 11th क्लास का जो मेरा पहला चैप्टर है डायमेंशन एंड डायमेंशनल एनालिसिस, आप उसको ज़रूर, उस वीडियो को आप ज़रूर देखिएगा, ठीक है। प्लेलिस्ट हमारे चैनल पे का जो प्लेलिस्ट है, उस प्लेलिस्ट में जाकर के 11th का जो डायमेंशन एंड डायमेंशनल एनालिसिस, यूनिट एंड डायमेंशन है, ठीक है, यूनिट एंड मेजरमेंट है, उसको आप जाकर के पढ़िएगा। तो उसको जाकर के उस वीडियो को अगर आप देखते हैं तो वहाँ से बहुत सारा आपको हेल्प मिलेगा इस टॉपिक को समझने के लिए, मोशन को समझने के लिए, ठीक है। और तो उस टॉपिक को समझने के लिए मैं आपको बता रहा था कि जैसे हम क्या करते हैं कि आगे पढ़ते हैं, स्पीड पढ़ते हैं, वेलोसिटी पढ़ते हैं, तो उसका कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज होता है। जैसे हम बात करते हैं वेलोसिटी की बात करते हैं, तो वेलोसिटी हमारा क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी होता है। अब वेक्टर क्वांटिटी किसको बोलेंगे, तो इसको पहले जानना पड़ेगा। तो वेक्टर क्वांटिटी हम लोग उसको बोलते हैं जिसके पास में मैग्नीट्यूड तो होगा, मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन दोनों होगा, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं। और स्केलर किसको बोलते हैं, जिसके पास में ओनली मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होता। अब आप कहेंगे कि ये कौन सा बात बता रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा। तो कहने का मतलब ये होता है कि जैसे आप बात करते हैं कि अगर हम सिंपल सा एग्जांपल आपको बताते हैं, जैसे फोर्स हम लोग कहीं लगाते हैं, तो फोर्स लगाने का एक पार्टिकुलर 5 न्यूटन 10 न्यूटन तो लगाते हैं, लेकिन फोर्स लगाते हैं अगर एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में, तो उसका रिजल्टेंट हमारा क्या होता है, डिपेंड करता है डायरेक्शन पे। बात समझ में आए, किसी चीज़ को आप उठा रहे हैं तो एक पार्टिकुलर डायरेक्शन से उठा रहे हैं तो ज़्यादा वेट हमको नज़र आ रहा, एक पार्टिकुलर डायरेक्शन से अगर उठाएंगे तो वहाँ पे हमको कम नज़र आता है, ठीक है। तो वो मैग्नीट्यूड हमारा किस पर, डायरेक्शन पर डिपेंड कर जाता है। और भी हम आपको इसके बारे में, वेक्टर के बारे में, और आप 11th का जो वेक्टर का जो टॉपिक है उसमें जाकर के आप समझ सकते हैं, ठीक है। तो सिंपल सा आप यहाँ पे अभी आपको सिर्फ इतना समझना है कि वेक्टर क्वांटिटी हम लोग उसको बोलेंगे जिसके पास में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होगा, तो उसको वेक्टर बोलेंगे। जिसके पास में ओनली मैग्नीट्यूड होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, स्केलर क्वांटिटी बोलेंगे, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा हम लोग लिख लेते हैं, जान लेते हैं, और इसके बारे में और आगे हम लोग जब स्टडी करेंगे तो और उसको क्लियर कर लेंगे। तो अगला तीसरा नंबर जो टॉपिक होगा 3rd नंबर में, वो हम लोग लिखेंगे वेक्टर एंड स्केलर क्वांटिटी। वेक्टर एंड स्केलर क्वांटिटी किसको बोलेंगे हम लोग, तो बोलेंगे पहला ए करके लिखेंगे वेक्टर का,
वेक्टर, ठीक है, क्वांटिटी, सीधा वेक्टर क्वांटिटी या फिर वेक्टर भी लिख सकते थे। इसमें लिखेंगे द फिजिकल क्वांटिटी which have both magnitude and direction is called vector quantity। ठीक है, सिंपल लैंग्वेज में मैं आपको बता दे रहा हूँ। एग्जाम्पल के तौर पे लिखेंगे तो आप लिख सकते हैं, जैसे आपको हो गया फोर्स, वेलोसिटी, टॉर्क, etc। ठीक है, ये सारे हमारे क्या कहलाएंगे, वेक्टर क्वांटिटी कहलाएंगे। बात समझ में आ रही है? और मैंने आपको इससे पहले ही बोल दिया, इस चैप्टर को और अच्छा समझने के लिए आप मेरा यूनिट एंड मेजरमेंट्स जो है 11th क्लास के लिए जो हमारे चैनल पे ऑलरेडी अवेलेबल है, आप उसको ज़रूर देखें ताकि आपको और अच्छा से समझ में आएगा। तो आप लोग लिख चुके होंगे इसको। इसके बाद हम लोग लिखेंगे बी में लिखेंगे स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी या फिर इसी को हम लोग क्या बोल सकते हैं, स्केलर भी सीधा बोल सकते हैं। तो लिखेंगे द फिजिकल क्वांटिटी which have only magnitude, जिसके पास में सिर्फ क्या होगा, मैग्नीट्यूड होगा, is called स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी उसको हम लोग क्या बोलेंगे, स्केलर क्वांटिटी बोलेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे आप लिख सकते हैं क्या, जैसे स्पीड, ठीक है, मास हो गया, ठीक है, लेंथ हो गया, टाइम हो गया। जब भी हम लोग इसका लिखते हैं, ठीक है, स्पीड की बात करेंगे, मास की बात करेंगे, लेंथ की बात करेंगे, तो कभी भी हम इसमें डायरेक्शन नहीं बोलते। जैसे अगर मान के बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं कि फोर्स अप्लाइड हो रहा है इस ऑब्जेक्ट पे, तो वहाँ पे एक चीज़ और होता है कि ए 5 न्यूटन फोर्स इज अप्लाइड इन द नॉर्थ डायरेक्शन, वहाँ पे हम लोग डायरेक्शन देते हैं। लेकिन अगर किसी चीज़ का मान चलिए मास का मेजरमेंट करते हैं तो ऐसा थोड़े लिखते हैं कि ए बॉडी हैव अ 5 kg मास इन द डायरेक्शन ऑफ नॉर्थ। कभी ऐसा लिखते हैं हम लोग? नहीं लिखते हैं। क्यों? क्योंकि किसी उसका क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन पे वो फिजिकल क्वांटिटी हमारा डिपेंड नहीं करेगा। बात समझ में? और मैंने बार बार मैं आपको ये बोल रहा हूँ, इस चैप्टर को और ज़्यादा समझने के लिए आप हमारे 11th क्लास का जो हमारा यूनिट एंड मेजरमेंट है उसको आप पढ़ें, और तो आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा। ठीक है, तो चलिए आज का क्लास मैं यहीं ख़त्म करता हूँ, क्योंकि ये हमारा इंट्रोडक्शन क्लास था, ज़्यादा मैं इसको लंबा लेके नहीं चलूँगा। अब नेक्स्ट क्लास से जो अगला टॉपिक है उसको हम लोग क्लियर करेंगे। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।